वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर, बीए तृतीय वर्ष पाँचवा सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर के बारे में, फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में, हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो किस टॉपिक से आते हैं उसके बारे में समझेंगे। आपकी परीक्षा में यानी 2024 की परीक्षा में किन टॉपिक से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आने वाले हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यानी ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमको तैयार कर लेना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हिंदी साहित्य के पेपर 1 से यानी कि जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं आपकी परीक्षा में, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा और दुलार हमेशा बनाए रखें। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग को एक प्रकार से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। और इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखें और शेयर कर दे सभी दोस्तों के पास। अपने जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चले अब हम चर्चा करते हैं भैया हिंदी में, खास करके बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर की यहाँ पर बात हो रही हिंदी साहित्य की पेपर नंबर 1 यानी प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें आपको पढ़ना है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। 2024 की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो आपका अगर आपकी यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर में मेजर करवाएगी, मेजर माइनर कुछ भी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी, ठीक है, तो भी यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव फॉर्म में होगी तो भी आपके लिए भी, ठीक है, यही जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो खास करके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो उसके दोनों के लिए यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सुबह के 9 बजे आप डेली हाजिर हो हमारे साथ, और डेली सुबह 9 बजे हम लोग एक टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अलग अलग जो है ईयर से रिलेटेड। जैसे कि कल हमने हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए हमने 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दी थी, और आज हम फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए दे रहे हैं। हो सकता है कि कल हम थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए दें, या अन्य सब्जेक्ट की वीडियो रात के 8 या 9 बजे आ जाए, तो उसके लेकर के आप तैयार रहें। ठीक है, चले पहला टॉपिक हम लोगों को तैयार करना है भैया, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। ठीक है, काव्य प्रयोजन क्या होता है इसको मैंने समझाया हुआ है, काव्य लक्षण को भी हमने समझाया हुआ है। काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य लक्षण क्या है, इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा, तो इसकी विशेषताएं और खास करके काव्य प्रयोजन होता क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा, ये चीज़ तो आप जरूर पढ़ लें, और इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। और एक महासंग्राम वीडियो हमारी आएगी जल्द ही इस पेपर को लेकर के, तो उसको लेकर के भी तैयार रहें। बाकी इसका लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दोनों मैंने दे दिया है, ऑलरेडी आपके समक्ष होगा। और ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल पेपर अभी हिंदी आलोचना वाला बचा हुआ है, उसको मैं जल्द ही करवा दूंगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में नहीं मिल रही है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पास SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91 61 93 60 62, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, या और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, मतलब व्हाट्सएप का वो जो है क्या बोलते हैं चैनल जो बना हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। व्हाट्सएप की चैनल की लिंक आप उससे हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे आपको मिल जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर की सारी प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है 2024 के छात्र छात्राओं के लिए। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत आती है आपको किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो हमारा नंबर है 91 61 93 60 62। इस पर आपको कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर SMS कर देना है। हमें समय मिलेगा तो हम आपके डाउट को देख लेंगे। हालांकि अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो मैं उन डाउट पर वीडियो बनाता रहता हूं, तो आपके जो डाउट होंगे उन पर भी चर्चा होती रहेगी। ठीक है, चलिए भाई, तो यही बस केवल नंबर आप लोगों को मैं बताता हूँ, सारा एक पब्लिकली नहीं बताता हूँ, ताकि हमारे बच्चे जो हैं जो हमसे लगातार पढ़ते हैं उनके लिए हेल्प हो सके। क्लियर? चले काव्य प्रयोजन की अगर बात करें तो काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आपके आएंगे, तो इस टॉपिक को हमको तैयार करना है।
इसके अलावा दूसरा टॉपिक है हमको जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो है अलंकार सिद्धांत। अलंकार सिद्धांत की बात करें तो अलंकार सिद्धांत आप सभी को पता होगा। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामा, और आचार्य भामा की अगर बात करें तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो अलंकार संप्रदाय में आचार्य भामा ने क्या क्या बताया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। दीर्घ उत्तरीय के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रस सिद्धांत की अगर बात की है तो आचार्य भरत मुनि इसके प्रणेता रहे हैं। ठीक है, भरत मुनि की बात की है तो भरत मुनि इसके प्रणेता रहे हैं। इसके अलावा अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा रहे हैं प्रणेता आचार्य। ठीक है, काव्य अलंकार रचना आचार्य भामा की ही है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो आपका टॉपिक है तैयार करने वाला वो है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय से भी एग्जाम में प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। रीति संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक हैं आचार्य बामन। तो बामन की अगर बात की तो बामन जो हैं वो एक आचार्य हैं, संस्कृत काव्य शास्त्री हैं, और उन्हीं ने एक प्रकार से उनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई, मतलब उनके द्वारा रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना, भरत मुनि ने काव्य की आत्मा रस को माना, आचार्य भामा ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना कि भाई जिस काव्य में अलंकार होंगे वही काव्य अच्छा माना जाएगा। मतलब अगर काव्य में अलंकार ना रहें तो काव्य ठीक वैसा हो जाएगा जैसा एक मनुष्य का, एक प्रकार से मनुष्य के शरीर में जीव का जो महत्व है वही महत्व काव्य में अलंकार है आचार्य भामा। जो महत्व शरीर में एक प्रकार से उसका होता है आत्मा का, वही स्थान रस का होता है, भरत मुनि कहते हैं। लेकिन आचार्य बामन कहते हैं कि नहीं, वो रीति होती है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान और आते हैं जैसे कि ध्वनि सिद्धांत देते हैं। ध्वनि सिद्धांत जो है, ध्वनि की जब बात होती है तो आनंदवर्धन जो है, ठीक है, आनंदवर्धन की अगर बात किया, आचार्य आनंदवर्धन जो है इन्होंने ध्वनि संप्रदाय दिया है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान जो है वो अपने अपने हिसाब से सारे सिद्धांतों को देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये सारे सिद्धांत जो है अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं, तो इनको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहे भाई कुछ सिद्धांत। तो रीति संप्रदाय बामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, ठीक है, और रस संप्रदाय भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय भामा। हालांकि और संप्रदाय हैं दो, ठीक है, औचित्य और क्षेमेंद्र का, ठीक है, औचित्य सिद्धांत और एक सिद्धांत आपका और है। ठीक है, तो और एक आपके और बड़े फेमस हैं आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण जो रचना है उन्हीं की है, और तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए और भी चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं देना चाहूँगा। जैसे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, बामन, ध्यान रखेंगे। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, रस सिद्धांत के भरत मुनि, काव्य अलंकार के पुस्तक के रचयिता अलंकार आचार्य भामा किस संप्रदाय के प्रणेता है, अलंकार संप्रदाय के। तो यहाँ से लगभग आपका 10 नंबर का यहीं से आ जाएगा केवल आपके सिलेबस से। तो अपना सिलेबस अगर सही तरीके से आप पढ़ लेंगे कि भाई कौन सी रचना किसकी है, और एक एक दो दो रचनाओं के बारे में हर एक विद्वान, आचार्य भामा की 2-3 रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आचार्य भामा की 2-3 रचनाएं कौन सी हैं, आचार्य मम्मट की कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षेमेंद्र की कौन सी रचना, क्षेमेंद्र ने कौन सा सिद्धांत दिया, साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो आप बताएंगे आचार्य विश्वनाथ की है, कुंतक की कौन सी रचना है, मम्मट की कौन सी रचना है। इन सभी पर आपको फोकस करना पड़ेगा। 2-2 रचनाएं सबकी ध्यान देनी होंगी। तो अगर आपको चीज़ें ध्यान देनी है तो आप हमारे मॉडल पेपर को देखें, आप इन चीज़ों को समझेंगे तभी आपका पेपर क्लियर होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है और यही से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आपके ऑब्जेक्टिव में फंसेंगे, लिखित में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। क्लियर। अब दूसरा जो टॉपिक है आपका, चौथा टॉपिक है आपका क्या, काव्य रूप और शब्द शक्ति। यानी काव्य के कई सारे रूप होते हैं, तो उन्हीं काव्य रूपों के बारे में भी हमको पढ़ना कि काव्य रूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं काव्य रूप, कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके अलावा शब्द शक्ति हमको जाननी है। शब्द शक्ति में जैसे कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमको जान लेना है। मैं चर्चा करूंगा शब्द शक्तियों के बारे में, और मैंने खास करके मॉडल पेपर जब आपने देखा होगा तो उसमें इन टॉपिक को रखा और बताया भी इनके बारे में। तो अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा लिखित वाला तो देख लीजिएगा, महासंग्राम वीडियो आएगा, उसमें भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। मैं महासंग्राम वीडियो में सोचूंगा कि इन सभी चीज़ों को समाहित करने का काम करूं और एक ही वीडियो के माध्यम से हम जो है चीज़ों को जान पाए, समझ पाए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका काव्य गुण और काव्य दोष। ठीक है, काव्य गुण क्या होता है, काव्य में चूंकि बहुत सारे गुण होते हैं, जब आप काव्य लिखते हैं तो काव्य की विशेषताएं होती हैं। काव्य किन आधार पर किसी भी रचना को आप काव्य कहते हैं, तो काव्य के कई सारी विशेषताएं, कई सारे गुण होते हैं। गुण के साथ ही साथ आप देखते हैं काव्य में गुण तो होता ही एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ काव्य में दोष होते हैं। क्योंकि काव्य में जब दोष उत्पन्न होता है, अगर जैसे कि मान लेते कभी कभी शब्दों की बहुलता हो गई, कभी कभी जो है किसी में अलंकार बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दिया गया, कभी कभी मात्रा की गलती हो गई, तो ऐसी त्रुटियां जो होती हैं काव्य में,
या काव्य के मानदंडों पर खरे नहीं उतरती कविता, तो उसमें काव्य दोष आ जाते हैं। तो काव्य दोष भी कई प्रकार के होते हैं, काव्य गुण कई प्रकार के होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा छठा आपका टॉपिक है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो है रचना किसकी है? नाट्यशास्त्र जो रचना है भैया वो है आचार्य भरत मुनि की। तो भरत मुनि की रचना कौन सी भैया? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में नाटक के समस्त पहलुओं के बारे में बताया गया। अब नाटक के कितने जो है वो होते तत्व होते हैं, सबसे पहली बात तो इससे प्रश्न आते हैं। नाटक के तत्व के साथ ही साथ नायक नाटक में कैसा होना चाहिए। अब नायक जो होता है यानी जिसको आप हीरो कहते हैं किसी भी रचना मतलब किसी भी फिल्म का, तो वही मेन भूमिका निभाता है, हीरो जो होता है। तो हीरो कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का हीरो होता है। एक एक्शन हीरो होता है जो कि मार धाड़ करता है खूब ज़्यादा, एक रोमांटिक हीरो होता है जो प्रेम वगैरह करता है, एक लव स्टोरी टाइप का होता है जो खूब एकदम से खूब प्रेमी होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मूवीज़ बनती हैं। कोई फ़नी वाला हीरो होता है जो हंसी मजाक करता रहता है बार बार। तो ऐसे ऐसे नाटक में भी कई प्रकार के हीरो, कई प्रकार के अभिनेता, कई प्रकार के नायक होते हैं। इसी प्रकार से नायिकाओं का भी अलग अलग रूप होता है। जो हीरोइन होती हैं वो भी धीरोदात्त से लेकर के, धीरोदात्त नायक का ही प्रकार है, 4-5 प्रकार के नायक होते हैं। उसको मैंने नायक का प्रकार आपको मॉडल पेपर में समझाया हुआ है, आप देख लेंगे। तो ऐसे ही नायिकाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई प्रकार की नायिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। मुग्धा से लेकर के तमाम प्रकार की नायिकाएं, और कई आधार पर नायिकाओं का वर्गीकरण भी विद्वानों ने किया है। क्योंकि अलग अलग विद्वान जो हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग नायिकाओं के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो वही सब चीज़ हमको नाट्यशास्त्र में देखनी है, ठीक है। नाट्यशास्त्र के बारे में हमको समझ लेना सबसे पहली बात ये। तो यहाँ से टॉपिक का प्रश्न आएगा नायकों से और नाटक के तत्वों से, यहाँ से प्रश्न, ठीक है। और ये बात नाट्यशास्त्र में बताया है किसने? आचार्य भरत मुनि ने। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत ये एक पाश्चात्य सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत ये बेसिकली अरस्तु का सिद्धांत रहा है। अच्छा, अरस्तु के बाद में इस पर काम प्लेटो ने भी किया है। तो अरस्तु का जो सिद्धांत है अनुकरण का, और जो प्लेटो का सिद्धांत है अनुकृति और अनुकरण, दोनों सिद्धांत एक ही जैसे हैं, कुछ संशोधन है। बाकी अरस्तु प्लेटो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हो, एक ही चट्टे बट्टे हैं। तो अरस्तु की अगर बात करें तो अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो है। क्योंकि प्लेटो कौन है? गुरु है अरस्तु के, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से अनुकरण सिद्धांत जो अरस्तु ने दिया है उसका समर्थन कहीं कहीं पे प्लेटो जरूर करते थोड़ा बहुत, लेकिन अंतर भी आपको मिलेगा। तो अनुकरण सिद्धांत हमको पढ़ लेना। अनुकरण सिद्धांत होता क्या है? अनुकरण सिद्धांत बेसिकली वह सिद्धांत होता है, अगर मैं आपको एक सरल शब्द में बताऊं, अनुकरण का मतलब होता है अपनाना। जैसे क्या अपनाना? जैसे मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरी ही शैली में कोई व्यक्ति मेरे ही जैसा पढ़ाए तो वो क्या हो गया? उसने क्या किया? मेरा अनुकरण किया, यानी उसने मेरा नकल किया। समझ रहे हैं ना? तो कॉपी करना दैट मीन्स अनुकरण। समझ में आ रहा चीज़ें? तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं, समझ में आ रही भैया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से अपना थंब जो है ऐसे लगा दीजिए भैया, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप लाइक तो कर ही सकते हो। मैं अगर मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चले आगे बढ़ते, बातचीत बिल्कुल भी ना करें भाई। चले, तो अनुकरण सिद्धांत को दिया किसने? अरस्तु ने दिया। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत वास्तव में है क्या? इसी अनुकृति पर आधारित है, ठीक है। समझ रहे हैं कि भाई जो चीज़ें हम प्रकृति है, प्रकृति का हम अनुकरण करते हैं, और प्रकृति का अनुकरण ही क्या है? प्रकृति का अनुकरण ही भैया क्या होता है? काव्य होता है। क्योंकि प्रकृति में ही हम देखते हैं, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर अरस्तु समझाते हैं। इसमें प्लेटो भी वही बात करते हैं, थोड़ा सा वो दो टाइप के अनुकरण की बात करते हैं, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो हमको अरस्तु के सिद्धांत यानी हमका जो मतलब अनुकरण का सिद्धांत है प्लेटो अरस्तु वाला, उसको समझना है। इसके बाद में 8वां टॉपिक हमको तैयार करना है, कल्पना और फैंटेसी। अच्छा, ये सब पाश्चात्य विचारक हैं और पाश्चात्य सिद्धांत हैं। तो आपको चूंकि अगर साहित्य शास्त्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल भारतीय काव्य शास्त्र को आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र के साथ साथ आपको यहाँ पर पाश्चात्य शास्त्र मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि आपको भारतीय काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आएंगे, और हिंदी आलोचना से भी प्रश्न आएगा। ये आप समझो बहुत ही बारीकी। सिलेबस अब की बार बहुत ही बड़ा बनाया गया है, और ये सिलेबस मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कर दिया गया है। इतना बड़ा सिलेबस मेरे हिसाब से बीए के बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो उचित नहीं है। ये सिलेबस एमए के बच्चों के लिए ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि
और खास करके इतना बड़ा सिलेबस यार एमए का भी नहीं होता। मैं भी एचओ में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है बीएचयू का सिलेबस आप देखेंगे एक सिद्धांत, पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक सेमेस्टर में, भारतीय काव्यशास्त्र एक सेमेस्टर में। आप देखें 2 सेमेस्टर में 2 जो काव्यशास्त्र है पाश्चात्य और वो, चूंकि जब आप बहुत ज़्यादा सिलेबस दे देते हैं तो बच्चा सारा सिलेबस को पढ़ नहीं पाता और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है और बीए को तवज्जो भी बच्चे नहीं देते हैं। सबसे कमी तो हमारे में ही है, कमी हम लोगों में है और कमी मुझ में भी है, कमी आप में भी है। मुझ में कमी ये है कि मैं मॉडल पेपर बनाता हूँ और आप में कमी है कि केवल आप मॉडल पेपर ही देखते हैं और आप इसलिए देखते हैं क्योंकि मॉडल पेपर से सब कुछ आ जाता है। तो आप इसीलिए लगातार मेरे ऊपर फोकस करते हैं, मतलब एकदम से प्रेशर डालते हैं कि सर जी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाओ। अब देखिए मैं ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ, समझो पूरी बात समझो। अब मैं जब 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ तो आप यही 14 टॉपिक ही पढ़ेंगे ना, कि दूसरी कोई टॉपिक जा करके पढ़ेंगे। आप यही सोचेंगे कि भाई सर जी बता रहे हैं तो भाई 5-6 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो इनको अनुभव है कि भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे एग्जामिनर सोचता है, सारी चीज़ें मुझे पता है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर क्या सोचेगा, कैसे प्रश्न बनाएगा, ये सारी चीज़ चूंकि मेंटालिटी वही हो जाती पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसी स्थिति में भैया हम भी तो ही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे मेरी भी गलती है और आपकी भी गलती है। आपको इम्पोर्टेंट चाहिए और हमको भाई जो चाहिए कि भाई बच्चे के अब डिमांड क्या कर रहे हैं, तो डिमांड जो आपकी होगी वही सप्लाई भी मिलेगी भाई, क्योंकि आपसे बढ़कर तो कुछ है नहीं। जैसा भाई अगर डिमांड ही नहीं है तो मैं फर्जी में अगर पढ़ाऊँगा, 5-5 घंटे में आपको पढ़ाऊँ और आप देखने ही वाले ना हो तो कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने ये श्रृंखला चालू करी आप लोगों के विशेष आग्रह पर 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो कल्पना और फैंटेसी जो है, ये जो सिद्धांत है बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। फैंटेसी में मुक्तिबोध को आपने देखा होगा, अगर हिंदी में आपने पढ़ा हो मुक्तिबोध को, उनकी एक रचना है अंधेरे में। अंधेरे में रचना की अगर आप बात करेंगे तो वो मुक्तिबोध की अंधेरे में एक ऐसी रचना है, या बहुत सारी ऐसी रचनाएं आपको मिलेंगी मुक्तिबोध या बहुत सारे ऐसे कवियों की, कि वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो फैंटेसी में चले जाते हैं। फैंटेसी मतलब एक प्रकार से स्वप्न में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कल्पना और फैंटेसी जो होती है, इमेजिनेशन और फैंटेसी जो होती है, वो कॉलरिज का सिद्धांत है। और एक कॉलरिज जो हैं, जैसे अरस्तु हैं वैसे कॉलरिज भी पाश्चात्य विचारक है, ठीक है, एक ही देश के नहीं अलग अलग देशों के हैं। तो कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत कॉलरिज ने दिया है, तो इस सिद्धांत को भी हमको पढ़ना है, समझना है। ओके, इसके बाद में टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत हमको जानना है। टी.एस. इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत चूँकि जो घोर व्यक्तिवादिता एक समय ऐसा आया साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में कहें तो उचित होगा, अंग्रेजी साहित्य में एक ऐसा समय आया भैया कि व्यक्तिवादिता घोर अपनी चरम सीमा पर थी, और वही व्यक्तिवादिता आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे छायावाद में थोड़ी बहुत आपको दिखाई पड़ती है। क्योंकि निराला कहते हैं कि मैं दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नयनों में दीपक से जलते पलकों पर निर्झरणी मछली। प्रसाद जी कहते हैं वह दीप अकेला नीरों से जलने दो, या मतलब ये निराला कहते हैं आप। प्रसाद जी तो कहते हैं कि भाई मतलब आंसू जैसा महाकाव्य लिखते हैं और अपनी बिरा वेदना आंसू में भिगो देते हैं। हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाती है रचना आंसू को। तो ऐसे ऐसे आप देखें कि छायावाद में जो घोर व्यक्तिवादिता है कि भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर काव्य लिखा जा रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो काव्य लिख रहा है अपने बारे में ही लिख रहा है, ठीक है, उसके माध्यम से, अपने बारे में लिखने के माध्यम से वो समाज की बुराइयों को, समाज के चीज़ों को समझाता है, चूँकि वो समाज का ही एक अंग है तो अपने माध्यम से समाज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होती है व्यक्तिवादिता। लेकिन जब क्या हो कि समाज के माध्यम से आदर्श मानकों को ध्यान में रख करके और जब हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिद्धांत होता है आपका निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता सीधा सा मतलब आपको द्विवेदी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की झलक आपको मिलेगी। हालांकि ये निर्वैयक्तिकता जो इन लोगों ने बताई, यानी कि जो टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, वो सिद्धांत आपको मैथिली शरण गुप्त वाले में नहीं मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त जी जो थे वो आदर्शवादिता थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पैर छुआ करते थे, तो वो वर्णाश्रम में विश्वास करने वाले थे। तो आदर्श मानकों पर चल करके, ठीक है, यानी काव्य जो है उसमें आप जैसे आहनिक बहानी लिख देने से काव्य नहीं हो जाएगा। आहनिक बहानी क्या हुए भैया, आप ही सोचेंगे कि गुरुजी आहनिक बहानी क्या हुए।
अवधि में एक शब्द चलते आहनिक बहानी, यह कोनो शब्द ना हुए अवधि भाषा के, ये देशज शब्द हुए, ये खाली हमारे गाँव में चलते। आहनिक बहानी का मतलब ये होता है कि जो मर्जी आए वो लिख दो। अब जो मर्जी आए वो लिखने का मतलब ये है कि जैसे आप लिखो कविता, आजकल की यही है। हमारे कुछ साथी हैं, बीएचयू के ही साथी हैं, पढ़ते थे साथ में, आज कवि हैं वो। और दरअसल एक ऐसे कवि हैं वो लोग कि बस एक गद्य कवि कहना मुझे उचित होगा, क्योंकि जब वो लिखते हैं तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है और कभी कभी लगता है कि ये लिख क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। अगर भाई काव्य तभी माना जाएगा जब उसके मानदंडों पर आप उतरेंगे ना, तो काव्य के मानदंडों को एक प्रकार से टी.एस. एलियट जो है जीवित करते हैं। जहाँ काव्य का मानदंड या मापदंड या जो मूल्य थे काव्य के वो खत्म हो रहे थे, वही टी.एस. एलियट ने वहाँ पर कहा कि भाई नहीं, उसमें अगर तुक नहीं रहेगा, छंद में आप किसी नहीं लिखोगे, अलंकार नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा, तो फिर काव्य का क्या मतलब भैया। अगर विचार ही आपको उसमें ठूंसना है, विचार आपको किसी भी रचना में रखना है, चाहे वो काव्य है, काव्य में अगर आप विचारिकता जो है ठूंस देंगे तो फिर वो गद्य नहीं बन जाएगा बाबू। तो अगर गद्य का विकास हो ही चुका है, निबंध वगैरह की रचना हो ही रही है, तो निबंध जैसे काव्य रचनाओं को लिखने का क्या फायदा है। जैसे आजकल की रचनाएं, जैसे आप मुक्ति बोध को पढ़ेंगे, रचनाओं को, अंधेरे में कविता को पढ़ेंगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। मतलब आप सोचोगे किस छंद में पढ़ें, कैसे इसको पढ़ें, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको भाई ऐसे लिखना, अपने विचारों को ही देना, तो अपने विचार निबंध के माध्यम से दे सकते हो ना, वो तो छूट है आपको। तो फिर क्या जरूरत है आपको काव्य में विचारों को देने की। तो यही बात है कि भाई वो कहते कि मैं निकला अंधेरे में, चला उधर जाता रहा, धुआं उठा दिवा स्वप्न, दीवाल के पालस्तर गिरने लगे। अब ये क्या है, ये कविता है? नहीं है। तो कविता के मूल्य और मानदंड स्थापित करता है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. एलियट का। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़े ज़बरदस्त विद्वान है टी.एस. एलियट, और खासकर टी.एस. एलियट के सिद्धांतों पर आचार्य शुक्ल भी कहीं ना कहीं पे मोहर भी लगाते हैं। तो इस सिद्धांत पर ही हम फोकस करेंगे। इसके बाद में हम लोग कुछ हिंदी आलोचना से बनने वाले टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का इतिहास सबसे पहले हमको समझ लेना। हिंदी आलोचना लिखी कब से शुरू हुई और कहाँ से शुरू होती है, और बीच में क्या होता है, कौन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, हिंदी आलोचना की कौन कौन से प्रमुख पुस्तकें हैं। ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न पूछेंगे। तो हिंदी आलोचना का विकास और इतिहास, ठीक है, इतिहास और विकास इसका कैसे हुआ, इन चीज़ों को हम जानेंगे। जब विकास इतिहास समझेंगे तो विकास ऑटोमेटिक आ जाएगा। रामचंद्र शुक्ल भाई हिंदी आलोचना के बहुत बड़े आलोचक हैं। मतलब अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप हटा दें, एक मिनट के लिए हटा दें, हटा सकते नहीं हुआ, मतलब हटा ही नहीं सकते हो, अगर एक मिनट के लिए हटा दें तो हिंदी साहित्य का आलोचना जगत जो होगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? शून्य हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर जी शुक्ला हैं इसीलिए शुक्ल जी के बारे में ऐसा बता दें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शुक्ल जी पर जिन्होंने रिसर्च किया है, बहुत सारे विद्वानों ने किया है, वो कह रहे हैं इन चीज़ों को। शुक्ल जी बीएचयू में ही पढ़े रहे हैं और द्विवेदी जी भी पढ़े हैं। तो बीएचयू मतलब रामचंद्र शुक्ल की अगर किसी बात को कोई पुष्ट तरीके से उसका विरोध कर पाता है तो एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत ज्ञानी, बहुत धुरंधर, बहुत विद्वान, बहुत बड़े आलोचक और बहुत बड़े निबंधकार रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो काव्य में लोक मंगल की बात करते हैं, जैसे तुलसी का जो काव्य है, तुलसी का काव्य लोक मंगल की एकदम से कामना करता है। और तुलसी का काव्य जो है आपको देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र तुलसी को महत्व देते हैं, कबीर को उतना महत्व नहीं देते हैं। और खास करके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो तुलसी को तो महत्व देते ही हैं, लेकिन वो कबीर को भी महत्व देते हैं। क्योंकि जहाँ पर शुक्ल जी की दृष्टि सूरदास पर और कबीरदास पर उतनी अधिक नहीं पड़ी, क्योंकि शुक्ल जी की दृष्टि साहित्यिक थी और द्विवेदी जी की दृष्टि साहित्यिक और एक और मापदंडों पर उतरती थी। यानी कि द्विवेदी जी की अगर बात की जाए तो द्विवेदी जी कबीर को भी एक अच्छे कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि कबीर के अंदर कवित्व का गुण भले ही ना रहा हो, लेकिन कबीर जो थे वो विद्वान जरूर थे। कबीर से धुक्कड़ी भाषा का जरूर प्रयोग करते थे, पंचमेल खिचड़ी प्रयोग करते थे, लेकिन कबीर को भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। कबीर एक अक्षर पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन कबीर जो बातें बताते हैं वो बिल्कुल सटीक बताते हैं, अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, कबीर की बहुत सारी बातें जो है तुलसी के रामचरितमानस में भी आपको मिलेगी। मतलब तुलसीदास भी कबीर की बातों को
मतलब नकारते नहीं हैं। सूरदास जी कबीर दास की बातों को नकारते हैं, सीधा तर्क देते हैं, लेकिन तुलसीदास समन्वय करते हैं। वो सूरदास की बातों का भी समर्थन करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की भी बातों का समर्थन करते हैं और कबीरदास की बातों का भी समर्थन करते हैं। मतलब तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। तो काव्य में लोक मंगल की जो बात है वो तुलसी के काव्य में भी मिलेगी आपको, और मलिक मोहम्मद जायसी को भी शुक्ल जी ने एक अलग धरातल पर रखा है। और निश्चित तौर पर ये उनका मंतव्य रहा और उनको लगा, क्योंकि साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें तो कबीर की रचना में साहित्यपन नहीं है, और यही कारण है कि जिन रचनाओं में साहित्यपन नहीं है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल नकार देते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो लेकिन रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो कोई भाई इनके बराबर भी आलोचना में तो नहीं आता है। द्विवेदी जी आते जरूर हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को द्विवेदी जी इन्हीं से सीख करके कहते हैं, क्योंकि द्विवेदी से सीनियर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। समझ रहे चीज़ों को, ये चीज़ है। तो रामचंद्र शुक्ल काव्य में लोक मंगल की जो बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न की परीक्षा में खूब आता है, बहुत आता है। आगे देखिए, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की बात की है तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध बेसिकली मार्क्सवादी विचारधारा के कवि रहे हैं, मतलब लेखक रहे हैं और कवि भी रहे हैं ये। और मुक्तिबोध की अगर बात की है, इनकी रचना लंबी कविताओं में से एक कविता है अंधेरे में, बड़ी फेमस कविता है। तो मुक्तिबोध की जो रचना है, मतलब मुक्तिबोध जो है खास करके नई कविता आत्मसंघर्ष, नई कविता का जो आत्मसंघर्ष रहा है, नई कविता किस प्रकार से आत्मसंघर्ष करती है, उस आत्मसंघर्ष पर इन्होंने आलोचना लिखी है। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष क्या है इनका मुक्तिबोध का, इसको हम लोगों को पढ़ लेना है। इसके अलावा आपकी परीक्षा में रामविलास शर्मा जी, वाह भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पद चिन्हों पर चलते हैं, मार्क्सवाद विचारधारा से प्रेरित हैं रामविलास शर्मा जी। लेकिन रामविलास शर्मा जी का मार्क्सवाद अगर आप देखेंगे तो उदार मार्क्सवाद की बात करते हैं। उदार मार्क्सवाद जो है आप देखेंगे कभी, उदार मार्क्सवाद का सीधा सा मतलब होता है कि भाई फाफा कूटने से कुछ नहीं होता। फाफा मतलब समझ रहे हैं ना कि भौकाल, कुछ लोग होते हैं मार्क्सवाद का भौकाल छोड़ते हैं, जो पाश्चात्य विचारधारा में जो यूरोप में मार्क्सवाद है उसी मार्क्सवाद को इंडिया में लेकर के और नारा लगाते दुनिया भर का, ठीक है। लेकिन रामविलास शर्मा को अगर आप देखेंगे ना, वो भारतीय मार्क्सवाद की बात करते हैं। भारतीय मार्क्सवाद अलग है, क्योंकि भारत में वर्ग नहीं है और मार्क्स जहां पर पैदा हुए थे वहां पर वर्ग था, वहां पर क्लास था और यहां पर कास्ट है। वहां पर वर्ग था, यहां पर जाति है। समझ रहे हैं। तो जाति और वर्ग में जमीन आसमान का अंतर होता है। वर्ग जो होते हैं उसकी सदस्यता जन्मजात नहीं होती है, जबकि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। ये बहुत दिन से धारणा चली आई है। तो जाति के लिए अलग तरीके का व्यवस्था होनी चाहिए और वर्ग के लिए अलग, क्योंकि भारत में वर्ग नहीं है, भारत में जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था से हमको कैसे लड़ना है ये बात बताते हैं रामविलास शर्मा। किस प्रकार से तालमेल बैठाना ये बात बताते हैं रामविलास शर्मा। और ये लिखते हैं तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, क्योंकि तुलसीदास की रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सामंतवादी जो व्यवस्था है उसके प्रति विरोधी मूल्य आपको मिलेंगे। और उसी पर रिसर्च आप देखेंगे रामविलास शर्मा जी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आलोचना करी है, तो इसको भी देखेंगे। बड़ी ज़बरदस्त तरीके तुलसी पर लिखते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के विचारक हैं रामविलास शर्मा जी, ठीक है। इनसे प्रश्न आएगा। इसके अलावा अगले विद्वान हैं आपके प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। आप देखेंगे ये कवि भी रहे, सबसे मतलब छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रतिनिधि कवि, और खास करके छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के नायकों में से एक, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, और सबसे मोटे पिलर के तौर पर आते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके घर में तंबाकू का व्यापार वगैरह हुआ करता था। और प्रसाद जी जो है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, इसीलिए उन्होंने छायावाद और यथार्थवाद, क्योंकि उसी समय यथार्थवाद की विचारधारा भी चल रही थी, रियलिज्म की बात भी हो रही थी पाश्चात्य जगत में, तो छायावाद और यथार्थवाद पर इन्होंने आलोचना लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कवि भी हैं, लेखक भी हैं, आलोचक भी हैं, विचारक भी हैं। यानी जयशंकर प्रसाद 47-48 वर्ष की अवस्था में ही आप देखते हैं इतना ज़्यादा लिख गए हैं कि मेरे हिसाब से इनके टक्कर में छायावाद में कोई कवि नहीं है। ये और निराला जी को आप देख लीजिए, अरे निराला की तो बात ही मत करें, बहुत दुख जीवन में, बहुत दुख। अंततः उनको कहना ही पड़ा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। बहुत संघर्षमय जीवन। ठीक उसी प्रकार से निराला
के बाद अगर किसी को दुख मिला हिंदी साहित्य में, वो प्रसाद जी को मिला। महादेवी वर्मा जी को भी आप देखिए बहुत दुखी, इसीलिए दुख की जो विरह व्यथा है वो आपको छायावाद में खूब मिलेगी। तो यथार्थवाद और छायावाद की झलकियाँ जो दी हैं प्रसाद जी ने, इन्हीं झलकियों को हमको समझना है। तो ये रहा भैया आपका साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। क्लियर? तो निश्चित तौर पर आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो BA 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य पेपर नंबर 1 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने चर्चा कर दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी लोगों को भैया फिर से एक बार गुड आफ्टरनून, और सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत सारे लोगों को जो अभी सो के उठे हैं वीडियो पर देखने हैं उनको गुड मॉर्निंग, और जो भी जा रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।